हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज के वीडियो में मैं आपको BCECE 2026 का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बताने वाला हूं, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इन बचे हुए दिनों में कौन सा चैप्टर जो है आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए एग्ज़ाम में। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है और वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर जो है इन बचे हुए दिनों में हम पढ़ लें तो एक गवर्नमेंट सीट जो है मुझे किसी कॉलेज में किसी कोर्स के लिए मिल जाए। तो वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो है कि आपको जो मैं चैप्टर बताऊंगा उसको तो बिल्कुल एग्जाम में पढ़ के ही जाना है, अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए तो, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे दूं बीसीईसी के रिगार्डिंग कि बीसीईसी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, है ना। चूंकि लास्ट 10 का आप वेट नहीं कर सकते हैं, इनके साइट का कोई भरोसा नहीं है कब स्लो हो जाएगा और कब जो है आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का यूज करके आप किसी साइबर कैफे में जाके या खुद से भी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपका मिस्टेक हो गया तो आप करेक्शन में ही भागते फिरिएगा इधर उधर, है ना, फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कॉन्संट्रेट होके अच्छे से जो है सारा स्पेलिंग चेक करके अच्छे से जो है आप फॉर्म भर लीजिए और उसके बाद आप जो भी बचा हुआ दिन है उसमें टेंशन फ्री आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको डेट रिवाइज करा देता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है ना, 15 तारीख से ही। और ये 5 तारीख तक चलेगा, है ना, 5 मई तक चलेगा। तो अभी भी आपके पास करीब 10-15 दिन बचा हुआ है। पेमेंट आप 6 तक कर सकते हैं, है ना। एडिट देखिए, अगर आपको कुछ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक करना ही क्यों है ना। लेकिन अगर आपका मिस्टेक हो गया तो आप 7 और 8 को करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि मिस्टेक ना हो, है ना, क्योंकि फिर आपका उसमें 1-2 दिन जो है वेस्ट हो जाएगा। तो हमें जो है बचे हुए दिनों को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है बीसीईसी के थ्रू आपको 22 तारीख को साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम जो है आपका 30 और 31 मई को होगा, जिसमें अभी करीब करीब 40 दिन बचा हुआ है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपका ये जून में देखने को मिल सकता है ना। रिजल्ट जो है आपका जून में रिलीज हो जाएगा। पहले की बात करें तो पहले जो है आपका एग्जाम जुलाई में होता था, पिछले साल जून में हुआ, लेकिन अब जो है अपने ओरिजिनल समय पे आ गया, है ना, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा एग्जाम शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब जो है ये मानकर चलिए कि हर साल जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल में आएगा और एग्जाम जो है आपका लास्ट मई में हो जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था कि आप जल्दी से जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरकर निश्चिंत हो जाइए। अब कुछ पेपर पैटर्न देखिए, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसके लिए जो समय होगा वो 1.5 घंटा होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप सही कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा और गलत कीजिएगा तो 1 नंबर की कटौती वहां पर की जाएगी। मतलब 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है। इसलिए अगर आप तुक्का भी मार रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के तुक्का मारिए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है ना। सही कीजिएगा तो 4 नंबर और गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। मतलब एक पेपर, जैसे फिजिक्स की बात करें तो ये 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन रहेगा और 400 नंबर का होगा, और जिसके लिए आपको समय मात्र 90 मिनट दिया जाएगा। मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी उतना ईजी नहीं होता है ना, कि जिसको आप देखकर डायरेक्ट टिक कर दें। केमिस्ट्री बायोलॉजी में थोड़ा बहुत ईजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपको वहां पर हाथ चलाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना, टाइम बाउंड बहुत जरूरी है ना। टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन बनाइए, और ऐसे ही बस क्वेश्चन नहीं बनाना है ना, टाइम एक लिमिट, एक टाइम सेट कर लेना है, मोबाइल में अलार्म लगा देना है और उस अवधि के अंतर्गत जो है आपको अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब ये सिस्टम आप सीख जाइएगा तो एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा, है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा कि समय जो है कब निकल गया। तो उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में समय का सही यूटिलाइज करना चाहते हैं तो अभी से जो है इसका आदत डालना पड़ेगा, है ना। तो ये रहा पेपर का पैटर्न। अब देखिए, जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो सबसे पहले आपको दिमाग में क्लियरिटी होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि बीसीईसी एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है ना। तो आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए
कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है कि एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है। सारे के लिए जो है बीसीईसी के थ्रू एडमिशन होता है ना। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप चाहते हैं कि जो मुझे मिल जाए, उसका भी ऑप्शन बीसीईसी देता है ना। जो भी कोर्स मिल जाए मुझे एडमिशन लेना है, बस गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो उसका भी ऑप्शन देता है। खैर, अगर आपको जो है इंजीनियरिंग फील्ड और डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मतलब पीसीबी, है ना। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा, सॉरी पीसीएम, तो वहां पर आपको कैटेगरी चूज करने का आएगा कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर आपके दिमाग में है कि मुझे बीटेक करना है, मुझे डेयरी टेक्नोलॉजी करना है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में जाएं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वहां पर चूज करना है, जिसके थ्रू बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है ना। फिजियोथेरेपी, बीपीटी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीओटी हो गया, है ना। उसके बाद बीएमएलटी लैब टेक्नीशियन हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, और सबसे मेन कोर्स जिसके लिए बच्चे जो है उत्सुक रहते हैं, सबसे बड़ा कोर्स बीएससी नर्सिंग का भी एडमिशन इसी से होता है ना। तो मेडिकल फील्ड में आपको चाहिए तो पीसी बी आप चूज कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड, है ना, कृषि के फील्ड में जाना चाहते हैं या फॉरेस्ट्री के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का होना बहुत जरूरी है ना। उसमें बहुत सारा होता है, जैसे पीसीए हो गया, है ना, एमसीए हो गया, एमबीए हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर का है, तो एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का होना बहुत जरूरी है। बाकी दोनों सब्जेक्ट जो है अपने हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है वो चूज कर सकते हैं, अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है। जैसे मान लो मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा है और मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, तो एग्रीकल्चर तो रखेंगे और केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी रखेंगे, है ना, तो उसको बीसीए बोला जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी फील्ड में जाएं, मतलब जो भी मुझे कोर्स मिल जाए मैं उसमें चला जाऊंगा, तो एक और ऑप्शन आपको मिलेगा पीसीएमबी का। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी इन चारों सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप पीसीएमबी से फॉर्म भरते हैं तो आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, है ना। इंजीनियरिंग के लिए भी, मेडिकल के लिए भी और कृषि के लिए भी। आपको ध्यान रखना है कि 50% सीट जो है कृषि का वो एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, और 50% बचा हुआ जो है वो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए होता है। तो ये सब कुछ पैटर्न है, आपको मैं एक बार रिवाइज करा दिया कि अपने दिमाग में जो है क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में जो है एक सेटल कर लीजिए कि मुझे करना क्या है ना। उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। आप जैसे देखिए पीसीएमबी अगर आप भरते हैं तो आपको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन में देना होगा ना, 4-4 सब्जेक्ट का प्रेशर होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्लियरिटी है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो वहां पर 3 सब्जेक्ट है, और 3 सब्जेक्ट को अगर आप सही से फोकस कीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो फिर आप पीसीएमबी दीजिए, 4 सब्जेक्ट का प्रेशर रहेगा, है ना। तो कुछ बहुत सारे चैप्टर आपका छूट भी सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम आपको सिलेबस बताते हैं। तो देखिए ये जो है आपका बीसीईसीई 2026 का सिलेबस है ना। मैंने बीसीईसी के ब्रोंकस से इसको डाउनलोड किया है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पिछले साल जो सिलेबस था इस साल भी वही सिलेबस है ना। अब देखो एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नया एनसीईआरटी ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारा चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है। अगर आप नीट और जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में चैप्टर डिलीट हो चुका है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन बीसीईसी में एक बहुत बड़ा झोल ये है कि जो चैप्टर एनसीईआरटी से डिलीट हो चुके हैं उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। केमिस्ट्री में करीब 9 चैप्टर डिलीटेड किया गया है, बायोलॉजी में करीब 6 चैप्टर को डिलीट किया गया है। लेकिन अगर आप बीसीईसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीसीईसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सारे डिलीटेड चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। बीसीईसी वाले हालांकि इस पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन उनको देना चाहिए, ये उनकी गलतियां हैं। तो बीसीईसी में बहुत सारा झोल भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको में एडमिशन किया जा रहा है। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, सॉरी इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आप एडमिशन ले भी नहीं सकते हैं ना, उसमें पढ़ाई पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें एडमिशन हो रहा है, वो कॉलेज चल रहा है बीसीसी के थ्रू। तो गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। खैर जो भी है, तो आपको सोच समझ के जो है काउंसलिंग और कॉलेज को चूज करना है। इसलिए बेहतर स्टडी कीजिए, बेहतर पढ़ाई कीजिए, ताकि एक बेहतर कॉलेज में जा सके, है ना। खराब कॉलेज में जाने पर आपको फिर 4 साल जो है वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा, उसको बिताना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल होता है। ज़िंदगी का 4 साल जो है आपका बेवजह वेस्ट हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। खैर हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस का। अगर आपको टॉप करना है एग्जाम में, तो सारा चैप्टर तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, सारा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तय है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए, कोई ना कोई कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल जाए, देखो अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो बहुत सारा सीट है, मैक्सिमम है ना, हायर रैंक पर भी 20-20 हजार रैंक लाने पर भी बच्चों को जो है सीट मिल जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन मेडिकल और एग्रीकल्चर में बहुत ही लिमिटेड सीट है। इसके लिए जो है आपको मैक्सिमम चैप्टर का रिवाइज, मैक्सिमम चैप्टर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर और मेडिकल फील्ड के भी गवर्नमेंट सीट को आप, जो मैं चैप्टर बता रहा हूं उसको पढ़ के आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स से। तो देखिए फिजिक्स में पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है कैनेमेटिक्स, ये बेस बनाएगा आपका ना, इसको तो आपको पढ़ना ही है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियल चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। पूछ देगा कि इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपका मजबूत होना चाहिए। दूसरा कैनेमेटिक्स से आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, स्पीड से क्वेश्चन आएगा, एक्सेलरेशन से आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी चैप्टर है, वह है वर्क और एनर्जी, है ना। वर्क और एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर से रिलेटेड, है ना, फोर्स निकालने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट और छोटा चैप्टर है ग्रेविटेशन, 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ग्रेविटेशन से, और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, और बहुत छोटा टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। बाकी भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इसको छोड़ के जाना है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन 40 दिनों में वैसे चैप्टर को पढ़ लूं जिससे मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तब आपको ये सब करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट केटीजी, है ना। केटीजी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं, इसीलिए मैं इसको रखा हूँ। बहुत छोटा टॉपिक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर सारा जो है आधारित है, और क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर जो है ओसिलेशन एंड वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, साउंड से, है ना, एसएचएम का क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना है। तो 11th में आपको इतना चैप्टर पढ़ना है। अब बात करें क्लास 12 का, तो सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सब पढ़ने को मिलता है, तो इससे क्वेश्चन भी भर भर के पूछा जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, जिसमें करंट निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, सब चीज आपको पढ़ना है। हालांकि एनसीईआरटी से इन सबको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना है। तो पीसीईसी का सिलेबस जो है वो कम नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है। इसलिए आपको टारगेट स्टडी करना है, टारगेटेड टॉपिक को पढ़ना है, जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें जी, समुद्र की गहराई है, आप पढ़ते जाइए, खत्म नहीं होगा, लेकिन वो चीज को पढ़ना है। लेकिन अगर हमें कॉलेज में सीट लेना है, तो वो चीज को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मैं पिछले 2 साल से बीसीईसी में काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है, बच्चे लोग बताते हैं कि सर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना। बहुत सारे केमिस्ट्री में पिछले साल क्वेश्चन जो है काफी इजी टाइप का आया था, बहुत सारे बच्चे मुझे भेजे थे, तो उससे पता चलता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला चैप्टर जो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये 2 चैप्टर है, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ऑप्टिक्स से करीब 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन, 5 या 6 तो रहेंगे ही ऑप्टिक्स से। तो ये भी थोड़ा सा जो है बच्चों को टफ लगता है, लेकिन आसान चैप्टर है।
और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 चैप्टर है ना। पहला है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, दूसरा है एटम एंड न्यूक्लियाई, ये तीस एटम एक अलग चैप्टर है, न्यूक्लियाई एक अलग चैप्टर है, और चौथा चैप्टर है सेमीकंडक्टर। तो ये 4 चैप्टर का समूह है मॉडर्न फिजिक्स, जिससे करीब 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स में आपको इतना चैप्टर को पहले करना है। पहले जो मैंने जो भी चैप्टर बताया उसको आप कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास समय बच रहा है तो हम लोग बचे हुए चैप्टर को पूरा करेंगे। क्योंकि अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो फिजिक्स में आप इतना नंबर ला दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चों को आप पछाड़ के आगे निकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री बहुत ही कंसेप्चुअल और इजी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए हार्ड भी हो जाता है ना, जिनको नहीं पता होता है। देखिए पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कंसेप्ट भी कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। इसमें हम लोग मोल निकालना सीखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, जो कि बेस बनाता है केमिस्ट्री का। और सेम इसी चैप्टर से रिलेटेड है आपका सॉल्यूशन। तो अगर आप ये चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, पहला। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी केमिस्ट्री का बेस है ना, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, एटम्स, न्यूक्लियाई, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये भी आपको पढ़ना है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी तय है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आएगा। जैसे पिछले बार जो है पूछा था कि मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है, 4 ऑप्शन था। इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन तय है ना। स्कैंडियम से लेके जिंक के बीच में जो भी एलिमेंट है उससे क्वेश्चन आपका आना तय है ना। मैक्सिमम चांस है क्रोमियम या कॉपर का पूछे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना। वैसे किसी का भी पूछ सकता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सबका। पिछले साल मैंगनीज का पूछा था। अगला चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसको तो आपको पढ़ना ही है भाई, है ना। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एलिमेंट का यूज है ही, तो पीरियोडिक टेबल तो आपका बेस बनाएगा केमिस्ट्री का। मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना। शेप निकालने के लिए, हैबिटेशन निकालने के लिए, एमओटी में पूछ देगा कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, अनस्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, इन सारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला चैप्टर जो है देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सेम वही है जो हम लोग फिजिक्स में केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ते हैं। तो अगर आप फिजिक्स में पढ़ लिए हैं तो इसको भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, तो आप इसको फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। जो इजी है और ज़्यादा वेटेज वाला है उसको आप पहले पढ़ सकते हैं। देखो रोडॉक्स रिएक्शन, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 या 4 सवाल, है ना। और बहुत इजी चैप्टर है, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन निकालने के लिए पूछेगा, है ना। कभी कभी बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको भी आपको पढ़ना है। बाकी इन सारे चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। हाइड्रोजन, अब देखो ब्लॉक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री, जैसे एस ब्लॉक, 4 से 5 सवाल तय आएगा। एस ब्लॉक हो गया, जिसमें आपको एल्केली ग्रुप और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ये 2 ग्रुप को आपके बारे में डिटेल में पढ़ना है ना। बहुत सारे इसमें कंपाउंड है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सारी चीज़ों का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कैसे बनता है, ये सारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक देखो बहुत बड़ा है ना। 6 ब्लॉक है, 6 ग्रुप है पी ब्लॉक के पास, 13 से लेकर 18 तक 6 जो ग्रुप है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है और 8 से 10 सवाल भी इससे पूछा जाता है। तो अगर आप पी ब्लॉक को सही से कर लेते हैं, चूंकि ये रटने वाला चैप्टर है ना, रिएक्शन आपको वहाँ पर रटना पड़ेगा, कैसे कंपाउंड बन रहा है वो सब के बारे में रटना पड़ेगा, एक्सेप्शन जो है उसको रटना पड़ेगा। तो ये रटने वाला चैप्टर है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो 8 से 10 सवाल जो है आपका यहाँ पर सही हो सकता है, मतलब एग्जाम में आप सही कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जीओसी एंड नोमेनक्लेचर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर से तो क्वेश्चन आना तय है ना। डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसका नाम क्या है, या नाम देके पूछेगा कि कौन सा डायग्राम सही है, इससे क्वेश्चन आना तय है।
इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इस साल भी आपका तय है कि ये ट्रेंड बना हुआ रहेगा, इसलिए हाइड्रोकार्बन भी आपको पढ़ के जाना है। बाकी इन सारे चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं ना, सॉलिड स्टेट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूरा मोल कंसेप्ट पे आधारित है। अगर आप मोल कंसेप्ट सही से पढ़ लिए हैं तो सॉल्यूशन भी आप, सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन को आप बहुत इजी बना सकते हैं। और सॉल्यूशन से देखा गया है कि कभी कभी 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। 8 से 10 क्वेश्चन आप मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन से आ सकता है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, छोटा चैप्टर है लेकिन 4 से 5 सवाल जो है आपको देकर जाएगा, ये इसको भी पढ़ना है। बाकी इन सारे चैप्टर को छोड़ सकते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री मैंने बताया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी एंड ए ब्लॉक, 10 क्वेश्चन तय है बाबू डी एंड ए ब्लॉक से, है ना। इन सारे चैप्टर को करके जाना है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक, और उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, तो करीब 30 क्वेश्चन, है ना, 20 से 30 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं इजीली। अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वह है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना। नेम रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं। तो मेनली जो हाई वेटेज है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और उससे भी ज़्यादा हाई वेटेज है अल्डेहाइड, कीटोनाइन, कार्बोजिलिक एसिड, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बायोलॉजी में भी काम आता है और केमिस्ट्री में भी काम आता है। तो बायोमोलिक्यूल को भी आपको पढ़ के जाना है। अब देखो, जो चैप्टर मैंने नहीं बताया है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चैप्टर मैंने बताया है इंपॉर्टेंट, इसको पहले करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये हाई वेटेज चैप्टर है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो एक अच्छा रैंक जो है बीसीसी में ला सकते हैं और मनचाहा कोर्स आप ले सकते हैं, है ना। तो ये केमिस्ट्री का हो गया। अगला चलते हैं हम लोग बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में भी देखो 6 चैप्टर डिलीट किया गया है एनसीईआरटी से, लेकिन बीसीईसी के सिलेबस से उन 6 चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है। मतलब टोटल 38 चैप्टर है आपका बायोलॉजी में, है ना। लेकिन 38 पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं आपको यूनिट बताऊंगा, उस यूनिट में कुछ कुछ चैप्टर है, तो उस यूनिट को आपको पढ़ के जाना है। जैसे पहला डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, लिविंग वर्ल्ड, ये सारे चैप्टर मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रटने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है ना। तो इसको आपको करना है, इसमें 4 चैप्टर है। अगला देखो सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 से 15 सवाल आपको सेल से देखने को मिलेंगे। 3 चैप्टर है आपका, सेल, बायोमोलिक्यूल और सेल डिवीजन। ये 3 चैप्टर आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आता है, तो पूरा सेल को आपको पढ़ के जाना है। प्लांट फिजियोलॉजी अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आपको करीब 6 चैप्टर देखने को मिलेंगे, उन 6 चैप्टर को आपको करके जाना है ना। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक और चैप्टर है ना, 7 चैप्टर है इसमें, आपको 7 चैप्टर को करके जाना है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीसीईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीट में तो जेनेटिक्स से भर भर के क्वेश्चन 15 से 20 सवाल आ जाता है कभी कभी। बीसीईसी में भी ये ट्रेंड फॉलो किया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जेनेटिक्स पर ही आधारित एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको 5 से 6 सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो पहले जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया हूं, इसको आपको करना है, और बाद में अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो हम बचे हुए चैप्टर को करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको करके जाना है। तो स्ट्रेटजी 40 दिन में ये क्या रखना है आपको, इन 40 दिनों में सबसे पहले तो जो मैंने चैप्टर बताया हाई वेटेज चैप्टर, इस पे ज़्यादा फोकस करना है।
दूसरा, हमें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? टाइम बाउंड के साथ। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा मिलेगा और उसमें 100 क्वेश्चन। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन देखो उतना भी इजी नहीं होता है कि आप देख कर टिक मार के निकल गए। क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपसे पूछा जाता है सारे सब्जेक्ट में, है ना? इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक टाइम को सेट कर ले और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सोल्व करें। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड और नीट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना? कभी-कभी क्या होता है कि नीट का ही पीवाईक्यूज उठाकर पीसीसी में पूछ दिया जाता है, सेम टू सेम डिट्टो। कई बार देखा गया है ऐसा। तो नीट लेवल के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है ना? मैं आपको सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। हमने अभी आपके लिए पीवाईक्यूज वार शुरू किया है ना? जिसमें हम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज बेस्ड मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं वैसा क्वेश्चन वो मैं आपको करा रहा हूँ, है ना? वो सारे क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम से ही लिए गए हैं, बीसीईसी या फिर अदर जो बिहार का स्टेट एग्जाम्स होता है उससे लिया गया है, क्योंकि उसी क्वेश्चन को वो लोग रिपीट करते हैं। तो अभी बहुत दिन बचा हुआ है ना, हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं और टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग जाएंगे इन बचे हुए दिनों में। तो जो बचे हुए दिनों में आपको अपने आप पे भरोसा रख के प्रिपरेशन करना है और जुड़े रहना है हमारे साथ। हम आपको हर चीज़ का प्रिपरेशन कराएंगे। मैंने जैसा कहा कि अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स सही रहा तो हम आपको फिजिक्स और इवन मैथमेटिक्स का भी पीवाईक्यूज वार शुरू करेंगे, जिसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कंसेप्ट के साथ, है ना? तो आई होप इन वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि इन बचे हुए दिनों में मुझे करना क्या है और कौन कौन सा चैप्टर पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है ना? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल कर लीजिए। लास्ट दिन का इंतजार नहीं करना है। दूसरा, इन बचे हुए दिनों में हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करना है। तीसरा, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है ना? कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। या फिर कंसेप्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के थ्रू आप देखिए कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट से पूछा गया है, फिर उस कंसेप्ट को पढ़िए। ऐसे मजा आता है क्वेश्चन बनाने में, है ना? और टेस्ट देते रहिए। जहां से भी आपको टेस्ट मिल रहा है टेस्ट देते रहिए। नीट का भी आप टेस्ट दे सकते हैं, सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन जो है बीसीसी में आता है। तो टेस्ट दीजिए, तो टाइम बाउंड के साथ टेस्ट दीजिए, क्योंकि बीसीसी में बहुत कम समय आपको मिलता है। आई होप आपका प्रिपरेशन जो है वो सही चल रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नए लेक्चर में पीवाईक्यूज वार के, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।